हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप कि बड़े होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें लगभग 8-9 क्लासेस जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो है एक डिस्ट्रिक्ट सीरीज जो है वो ख़त्म हो गया है। और इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं इतिहास भी, हम एक तरीके से कवर कर रहे हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो है हमारी लगभग कितनी क्लासेस उत्तराखंड की हिस्ट्री में हमारी, ऐसे हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया था। ऐसे अगर जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड था, फिर हिस्टोरिक था, है ना, और फिर आपका हिस्टोरिकल पीरियड था, है ना, हिस्टोरिकल पीरियड था। तो प्री हिस्टोरिक हमारा खत्म हो गया था, जिसमें हमने अलग अलग जो मतलब जिले थे वहां से जो जो शैल चित्र वगैरह प्राप्त हुए। अभिलेख हिस्ट्री भी हमारा खत्म हो गया था। गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया, कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया, पूरा जाते हमने ऐसी पढ़ी थी। इसमें ही हमने कुडिन पढ़ लिया था, कुडिन शासक हिस्टोरिकल पीरियड में। इसमें हमने जो है शक भी पढ़ लिया था, और इसमें हमने को पढ़ना था कुषाण, है ना, कुषाण। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कुषाण पढ़ना था। इंडियन हिस्ट्री के पर्पज में देखो तो मैंने आपको एक न्यूमोनिक याद कराया था, आईएसपी को इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण इस तरीके से आए थे, है ना। तो शक उत्तराखंड में भी आए थे, इसलिए हमने शक को देख लिया। पहलव उत्तराखंड में नहीं आए थे। इसके बाद सीधा हम देखते हैं कुषाण, है ना। तो ये पैरेलल शासन कर रहे थे हसीन मसूक शाह। इनसे पहले जो है सातवाहन वंश था, और पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद फिर गुप्त आए, तो गुप्तों ने शकों को थूर दिया था, नाश कर दिया था। तो कुषाण वंश हमको जो है आज पढ़ना है ना। तो देख लेते हैं फटाफट क्या है कुषाण वंश में। देखिए कुषाण वंश हमको पढ़ना है। अब उत्तराखंड में क्या रोल है ये जानने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनका क्या हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में क्या था। तो कुषाण वंश हमको पढ़ना है। कुषाण वंश का जो संस्थापक था भारत के अंदर, वो था आपका क्या, कुडुल, मतलब फर्स्ट शासक है, संस्थापक भी बोल सकते हो आप, कुडुल कड फिसिस, ठीक है, ये था फिसिस। ये संस्थापक था यहाँ पे कुषाण वंश का, है ना। और ये जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया ये, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा था, ये जो है आपका तक्षशिला से प्रवेश कर रहा था। वहां पर मिल गए सारे बौद्ध धर्म, उस समय अपनी चरम सीमा पर था। पकड़ करके इसको बोल दिया बौद्ध धर्म, तो ये बौद्ध धर्म को मानने लग गया। फिर दूसरा इसके बाद शासक हुआ विमकड-फिसस, है ना, विमकड-फिसस। तो इसके बाद ये हुआ, और इसके बाद तीसरा शासक हुआ कनिष्क। तो सबसे प्रतापी शासक कुषाण वंश का कई बार पूछता है तो वो आपका कनिष्क हो जाएगा। मरखा था, मैंने आपको बताया था, कनिष्क को बड़ा शौक था कि उसके दरबार में बड़े 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 जो है विद्वान वगैरह हो। जहां तहां इसको अगर मतलब इसको कोई बताता कि वहां बड़ा विद्वान है, जा करके अपनी पूरी सेना लेकर के। और अश्वघोष को, तो अश्वघोष जिनकी बुद्ध चरित एक रचना है, आपने नाम सुना होगा, वो पढ़ा रहे थे। इससे कहीं से खबर हुई कि इस समय का सबसे टॉप का टीचर कौन है, अश्वघोष है। पूरी सेना दल बल लेकर के पहुंच गया, और फिर क्या कर दिया, अश्वघोष को पढ़ाते पढ़ाते उठा करके कंधे में ले आया। पीछे से उसके बीवी बच्चे चिल्लाते रहे, कहाँ लेके जा रहे हो, साथ में बीवी बच्चों को भी पकड़ करके अपने साथ लेके गया दरबार में, है ना। तो कनिष्क जो है वो बड़ा, जो क्या था, कनिष्क जो है बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा वो था, क्या, विद्वान था, शक्तिशाली भी कहेंगे। और उत्तराखंड में इसने तराई भाबर वाले एरिया पर मतलब अधिकार कर लिया था, तराई भाबर वाला। देखिए तराई भाबर, है ना, तराई भाबर। तो तराई भाबर, जब भी मैं ऐसे शब्द बोलूंगी तो आप तराई भाबर से एक ही चीज समझ सकते हो, है ना, कौन सा, उधम सिंह नगर और नैनीताल वाला आधा पोर्शन, नैनीताल का दक्षिणी हिस्सा और उधम सिंह नगर वाला पोर्शन जो है वो किस में हो जाएगा, तराई भाबर के क्षेत्रों में हो जाएगा, है ना, तराई भाबर वाला क्षेत्र। आगे देखते हैं इसी में दूसरा पॉइंट है कि कुषाण काल के जो अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ से मिले। भाई हमको कैसे पता चला कि ये उत्तराखंड में भी आए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमको साक्ष्य मिला ही होगा। तो उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला। सबसे पहले देख लेते हैं इनको कि अवशेष कहाँ से मिले, है ना। तो इनके अवशेष मिले वीरभद्र, और वीरभद्र कहाँ है आपका, ऋषिकेश में। कहाँ है, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश, यहाँ से भी मिल गए इनके। और ये क्वेश्चन आया था, ये जो मैं आपको अवशेष लिखा रही हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए थे। वीरभद्र ऋषिकेश में है। दूसरा क्या है, मोर ध्वज, ये आपका कोटद्वार में पड़ेगा, मोर ध्वज,
यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कोटद्वार, है ना। और एक इनका अवशेष मिला आपका कहाँ से, गोविसाण, जो आपका कहाँ है, काशीपुर में, गोविसाण। तो ये है आपका काशीपुर में, यहाँ से इसके अवशेष मिले, मतलब ये आए होंगे। ठीक, आगे देखते हैं इसी में और क्या क्या चीजें हैं। मैंने आपको पूरी स्टोरी अगर इनकी बता दी थी, आपको याद आ रहा होगा कि इन्होंने क्या किया था, जैसे 57 बीसी में किन्होंने चलाया था, 57 बीसी में मालवा के शासकों ने किसको, मथुरा के शासकों को, मथुरा के शक शासकों को पराजित करके क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, साथ में एक कैलेंडर भी चलाया था, जिसको हम क्या कहते हैं, ये 57 बीसी में एक इन्होंने कैलेंडर चलाया था। फिर जो है इन्होंने जो कुषाण थे, इन्होंने 78 ईस्वी में, कनिष्क नहीं, जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इस ये एडी आ जाएगा, है ना। तो इसने अपनी राजगद्दी पर बैठने में एक कैलेंडर चलाया, जिसको हमने क्या बोल दिया, शक संवत। तो हिंदी वाला जो आप देखते हो चैत है, क्या होता है, पौष मौ फागुन वाला, वो कैलेंडर यही है ना। तो ये इनके द्वारा ही कुषाणों ने चलाया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कनिष्क जब गद्दी पर बैठा है, कनिष्क के राज्याभिषेक के समय कनिष्क ने कौन सा कैलेंडर चलाया, तो शक संवत चलाए, ये मैं आपको बता चुकी थी। कैसे निकालना है, अगर आप पीछे छूटे हो तो प्लस करोगे आगे आने के लिए, और आगे गए हो तो माइनस करना है। और ये यीशु मसीह का जन्म, ठीक है। हम तो अभी फिलहाल में पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर को जो है वो फॉलो कर रही है, यहाँ तक की कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। आगे देखते हैं, चीन में रेशम मार्ग का निर्माण भी कनिष्क ने करवाया। एक्स्ट्रा पॉइंट है, हालांकि इंडियन हिस्ट्री के, बट ठीक है, क्योंकि कुषाण उत्तराखंड में भी आए तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चीन में रेशम मार्ग का निर्माण इसी ने कराया, और इसी के समय सबसे ज्यादा रेशम का भी मतलब व्यापार होता था। तो चीन में रेशम, ये भी PYQ है कि चीन में रेशम मार्ग का निर्माण किस कुषाण शासक ने कराया, तो वो कौन था, आपका कनिष्क ही था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसमें देखना चाहोगे तो ये क्या होगा, रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला, मतलब मार्ग तो पहले से ही होगा, चीन के साथ, चीन खूब व्यापार करता था रेशम का, इसने मार्ग पर ही नियंत्रण कर लिया और वहां से लूट लिया। चाइना, मतलब जो चाइना चाइना वाले थे ना, उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे भारत का, है ना, ये वाला, तो ये यहाँ से जाता था, इसने यहीं पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, अब जाओ तुम, है ना। तो इसीलिए इसने रेशम मार्ग पर, और इसमें कई कई में पढ़ रही थी कि जो इसकी बीवी थी, इसे रेशम बड़ा पसंद था, तो अपनी बीवी के कहने पर उसने रेशम मार्ग पर किया था। क्या करे, अब बोल दिया है तो मना तो आप नहीं कर सकते हो, है ना, मना करोगे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। फिर कहते हैं कि जो कनिष्क था उसका उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब उसका पुत्र हुआ हुविस्क, लेकिन ये उतना ज्यादा मतलब सक्सेस नहीं हुआ, है ना। हुविस्क जो है उतना प्रतापी नहीं बना जितना कनिष्क था। कनिष्क बहुत ज्यादा मरखा था, मरखा मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक था, है ना। और फिर 1972 में मुनि की रेती से, अब अब ये तो इंडियन हिस्ट्री के पर्पज से हम देख रहे हैं, है ना। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 3 जगह मैंने आपको बता दी, ऋषिकेश का वीरभद्र हो गया, काशीपुर का गोविसाण हो गया, और आपका कोटद्वार हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, मतलब कहाँ का हो गया, क्या गोविसाण हो गया, और मोर ध्वज हो गया आपका कोटद्वार का। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी इनकी क्या क्या मुद्राएं प्राप्त हुई, ये एक देख लेते हैं कहाँ कहाँ से। तो 1972 में मुनि की रेती से भी इनकी मुद्राएं, मुनि की रेती कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, ऋषिकेश, टिहरी वाइज, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेगा तो टिहरी आ जाएगा, ठीक है। तो 1972 में कहाँ से, मुनि की रेती, जो आज की मुनि की रेती है, मतलब रेती, ठीक है, मुनि की रेती। अब आप देखोगे, ये अगर जगह के वाइज पूछेगा तब तो आपका ऋषिकेश हो जाएगा। ये बहुत, यहाँ पर बहुत कचाइन है। अभी एक दिन उत्तराखंड मैप सोच रही हूँ मैं कि क्लास ले लूँ, ताकि आपके दिमाग में मैप का सिनेरियो फिक्स हो जाए। और ये है डिस्ट्रिक्ट वाइज है आपका टिहरी, है ना। तो ये डिवाइड किया हुआ है, मतलब किसके हिसाब से, जगह के हिसाब से, या बाउंड्रीज जो लगती होगी उसके हिसाब से। तो यहाँ से कितनी इनकी 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, कितनी 44 जो है स्वर्ण मुद्राएं। अच्छा, एक और चीज मुझे ध्यान आ रही है, अगर आपसे बोलेगा कि भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, सोने के सिक्के, तो वो तो ISP के पढ़ा था ना, ISP के, तो ये तो इंडो ग्रीक ने चलाया। अगर बोलेगा शुद्ध सोने के सिक्के, तो कुषाण हो जाएगा। कुषाणों ने शुद्ध सोने, बिल्कुल प्योर, जिसको बोलते हैं ना 24 कैरेट, वही वाला सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। सिर्फ बोलेगा शुद्ध सोने के सिक्के, नहीं, सोने के सिक्के इंडो ग्रीक, है ना। बोलेगा कि
शुद्ध सोने के सिक्के तब कुषाण हो जाएगा, और अगर अशुद्ध सोने के सिक्के बोलेगा तो इसके पास गुप्त वंश हुआ था, गुप्त वंश ने चलाया था। इसीलिए जो 44 स्वर्ण मुद्राएं मिली, स्वर्ण मुद्राएं बोल रहा है, क्योंकि इनके समय पर शुद्ध सोने के सिक्के चलते थे, ठीक है। लेकिन ये जो 44 स्वर्ण मुद्राएं हैं ये कनिष्क के नहीं, इसमें हुविस्क मतलब जो उसका उत्तराधिकारी था उसका नाम अंकित है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कब, 1972 में। आगे देखते हैं और क्या क्या मिला कुषाणों का। केपी नौटियाल द्वारा, मैंने पहले ही आपको एक नाम लिखाए थे कि किन किन का श्रेय जाता है ना, तो केपी नौटियाल द्वारा उन्होंने भी क्या किया, जो ये तो उत्खननकर्ता भी बोल सकते हो आपको, इनको इतिहासकार भी बोल सकते हो। इन 1960 में इनको भी काशीपुर से, 1960 में इन्होंने भी करवाया है ना, तो काशीपुर से इनको भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं, मतलब कुषाणों की जितनी भी मुद्राएं मिलेंगी वो स्वर्ण मुद्रा ही मिलेगी, क्योंकि इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, और सिक्के सोने के ही इन्होंने अपने पूरे शासनकाल में चलाए थे, ठीक है। तो 3 स्वर्ण मुद्राएं इनको यहाँ से भी प्राप्त हुई, काशीपुर की से कितनी, 3 स्वर्ण मुद्राएं इनको भी प्राप्त हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन इतिहास के आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये मुद्राएं जो हैं वो किसकी हैं, इन्हीं में एक राजा हुआ कुषाणों में ही, वासुदेव उसकी है। तो वासुदेव राजा की 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, और इन पर शिव और नंदी का चित्र अंकित है, शिव प्लस नंदी का चित्र अंकित है। किस पर, इन मुद्राओं पर शिव और नंदी का चित्र अंकित है। ये एक बात हो गई। दूसरा, अगर आप देखोगे 7 स्वर्ण मुद्राएं जो है और मिली हैं, 7 स्वर्ण मुद्रा, और वो कहाँ से मिली है स्वर्ण मुद्रा, वो मिली आपकी खटीमा से, ठीक है। खटीमा से भी 7 स्वर्ण मुद्राएं मिली हुई है। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इन पर जो राजा है उसका नाम क्या है, वसु। अब कई कई जो इतिहासकार हैं वो कयास लगाते हैं कि वासुदेव भी एक ही था, वसु भी एक था, लेकिन ठीक है अभी तो अलग अलग, पूरा इसमें पूरा नाम ही है, इसमें सिर्फ वसु लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा क्या है, पौड़ी, ये तो आपको पता है, सुमाड़ी का पंथ्या दादा, एक बहुत वो मतलब शायद नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना फेमस हुआ था इसी पे। तो पौड़ी में सुमाड़ी है ना, सुमाड़ी में ही एनआईटी भी है, आपको पता होगा, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता भी है, सुमाड़ी में ही क्या है आपका एनआईटी। तो सुमाड़ी से भी 11,000 जो है सिक्के प्राप्त हुए, 11,000 सिक्के प्राप्त हुए कि कहाँ से, पौड़ी के सुमाड़ी से, और कितने हुए, 11,000 कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई, मतलब मुद्राएं सिक्के उन्हीं को बोल सकते हैं, 11,000। और एक ही, ये तो मैंने ऐसे भी पढ़ा था कि एक ही खेत से हुए, मतलब कोई खेत था उसमें 11,000 जो है सुमाड़ी में 11,000 मुद्राएं जो है इनकी प्राप्त हुई एक साथ ही, एक पूरे खेत में, ठीक है। तो जिसका वो खेत होगा उसके मजे आ गए। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं सरकार क्या बोलती है। सरकार कहती है कि यदि ऐसी कोई चीज मिलती है जो पुरातत्व संबंधित है ना, और कोई खजाना मिलता है, तो उस पर किसका हक है, यानी कि आपके घर के, खेत के, खलिहान में कुछ खोदते टाइम या कुछ करते टाइम अगर कोई क्या मिलता है, कोई खजाना मिलता है या कोई पुरातत्व संबंधी चीज मिलती है, तो उस पर किसका हक है, सरकार का। लेकिन आपके ही एरिया में कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो इलीगल है, तो वो आपकी है, और उसके मतलब उस चीज पर फिर अगर आपकी है तो वो इलीगल है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि आप इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि आप खेत वेत खोदो और आपको मुद्राएं मिले, कुछ और भी मिल सकता है, और अगर इलीगल है तो जो लसाड़ेगी तो आपको पता ही है ना। खैर ये एक बात हुई। कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्रा भी प्राप्त हुई, कनिष्क की, ये इसमें कनिष्क का क्या है, एक नाणक स्वर्ण मुद्रा, तो ये आया क्वेश्चन है नाणक, ये पीसीएस का क्वेश्चन है, नाणक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई, उस मुद्रा का नाम पूछा था, तो क्या है, नाणक स्वर्ण मुद्रा कनिष्क की जो है प्राप्त हुई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ से हुई, तो क से कनिष्क, क से काशीपुर, ठीक है, काशीपुर यहाँ से भी प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देख सकते हो कि इनकी क्या क्या, ये तो उत्तराखंड में इनका क्या रोल था ये हमने पढ़ लिया। अब और देखते हैं इनका क्या क्या देन है। जो आप नाशपाती खाते हो, तो नाशपाती की खेती करना भी कनिष्कों ने, मतलब सॉरी कुषाणों ने सिखाया आपको, नाशपाती की खेती। तो ये जो आप नाशपाती खाते हो स्वस्थ रहने के लिए, उसकी खेती आपको किसने सिखाई, कुषाणों ने ही सिखाई थी, नाशपाती की खेती। अरबी नाविक था
इसी के दरबार में एक अरबी नाविक आया, अरबी नाविक, ठीक है, हिप्पोपालस, क्या नाम था उसका, हिप्पोपालस। तो हिप्पोपालस ने इसी के समय पर क्या किया था, मानसून की खोज की थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है किसकी खोज की थी, मानसून कनिष्क के समय मानसून की खोज की थी, है ना। मानसून से तो पहले से ही था, लेकिन किस तरीके का मानसून होता है, कैसे कैसे होता है, ये खोज इसी ने की, हिप्पोपालस ने करी थी, है ना। और एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी, ठीक है, थियन सी। इस पुस्तक में कहा गया है, ये अज्ञात है, पता है, ये पुस्तक कोई लिख के गया लेकिन उसने अपना नाम ही नहीं लिखा, लिख के गया है, अज्ञात है ये पुस्तक, मतलब इसके जो राइटर पूछा जाता है वो अज्ञात है, पता ही नहीं चला आज तक ये पुस्तक लिखी किसने, अज्ञात है ना। और बहुत अच्छी पुस्तक है, राजाओं के बारे में खुद अच्छा अच्छा जो जैसा था उसके बारे में बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसमें कहा गया है, इस अज्ञात पुस्तक में कहा गया है कि जो कनिष्क था उसके समय सबसे ज्यादा रेशम का जो है वो व्यापार होता था, ठीक है। तो इस पुस्तक में वो लिखा गया है। ये एक बात हो गई, किसमें, पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी में। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप लिख सकते हो कि 1905 में इसके दरबार में, फिर कनिष्क के दरबार में जैसे आपका जो है कौन, अश्वघोष वगैरह रहते थे, है ना। तो वो हम इंडियन हिस्ट्री में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी, क्योंकि कुषाण इंडियन हिस्ट्री में एक ही दिन नहीं सलटेगा, कम से कम 2 दिन चाहिए सलटने के लिए, है ना, सल्टाने के लिए। तो क्या बोल रही थी मैं, 1900 नहीं 105 में जो है कनिष्क की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर 105 में कनिष्क की मृत्यु हो गई थी, और इसका जो पुत्र था, मैंने अभी आपको बताया, वो योग्य नहीं था, योग्य नहीं होने की वजह से, है ना, योग्य नहीं होने से फिर इन पर शासन कर लिया किसने, गुप्तों ने, क्योंकि इसके बाद गुप्ताज आ गए थे, तो गुप्त ने अच्छे से हुविस्क को लसाड़ लसाड़ के मारा, और गुप्तों का फिर शासन हो गया था इसमें, है ना। तो कुषाणों के सामंत ही गुप्त कहलाए, समझ रहे हो, कुषाणों के जो सामंत शब्द आता है, कुषाणों के सामंत, सामंत मतलब क्या होता है, देखिए जो है, पहले के राजा क्या करते थे, सैलरी के बदले जमीन देते थे, भूमि दान करते, दान मतलब भूमि देते थे, भाई जितनी जिसकी सैलरी बन रही है उतनी उसको भूमि दे दो, हर महीने देते होंगे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि कोई ऐसा होगा जिसके पास राजा से भी ज्यादा भूमि हो जाएगी, जब उसके पास राजा से ज्यादा भूमि हो जाएगी तो वो चौड़ा हो जाएगा, भूमि ज्यादा हो गई, तो अब वो राजा बनने के लायक है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, राजाओं के टाइम पे कि भूमि विस्तार, उनको भूमि ज्यादा चाहिए थी, है ना, ज्यादा भूमि चाहिए थी, तो इसीलिए सामंत उनको कहा गया। ये सामंती व्यवस्था चलाई थी सबसे पहले सातवाहन ने। क्वेश्चन ये भी आता है कि सामंती व्यवस्था मतलब वेतन के बदले भूमि देने की जो शुरुआत करी थी वो करी थी सातवाहन ने, उसके बाद फिर ये राजा ऐसे करते गए, फिर ये भूमि के बदले वेतन देने के बदले ये प्रथा तोड़ी है अकबर ने। इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, है ना, इंडियन हिस्ट्री ने, मैं बताऊंगी, अकबर ने एक टकसाला बंदोबस्त करके चलाया था, उसने फिर इसको खत्म कर दिया था। तो कुषाणों के सामंत मतलब इन्हीं में वो व्यक्ति रहा होगा जिसके पास अथाह जमीन हो गई, तो उसने फिर क्या है, एक अपना बोला कि भाई दूसरे का क्यों चलाऊंगा, मैं तुम्हारा ही वंश क्यों चलाऊंगा, अपना चलाऊंगा, तो उसने अपना वंश चलाया, और वो गुप्त रहा होगा तो उसने क्या कर दिया, गुप्त वंश स्थापित कर दिया। यहाँ तक क्लियर। तो ये तो इंडियन हिस्ट्री में, इसके बाद हमको गुप्त वंश पढ़ना था, है ना, तो अभी तो हम उत्तराखंड के हिसाब से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, और कहते हैं कि गुप्त वंश का एक क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछा था कि गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक क्या थे, शासक थे या सामंत थे, तो सामंत थे, है ना। गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक जो है वो सामंत थे, मैंने आपको बता दिया। और किसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। बाकी एक पॉइंट अगर आप इसमें लिख सकते हो, कनिष्क मरखा था, पटना मतलब जो पाटलिपुत्र, आज तो उसे पटना कहा जाता है, पहले उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो वो क्या कर दिया, वो वहां जाकर के महात्मा बुद्ध के भिक्षा पात्र को उठा करके लेके आ गया था, है ना। तो कनिष्क बड़ा खतरनाक था, और अश्वघोष को उठा करके अपने दरबार में लेके चला गया था, मैंने आपको बोला उसे शौक था। तो ये हो गया कुषाण। मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई, ये आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कुषाणों में, है ना। बेसिक सिनेरियो मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। शक संवत चलाने, जो शक संवत है कैलेंडर, वो भी कुषाणों की ही देन है। अब उत्तराखंड में इस हिसाब से इसके बाद कौन आया, योद्धेय वंश,
कौन आया? योद्धेय वंश, ठीक है, योद्धेय वंश। तो योद्धेय वंश में भी आपको कुछ कुछ पॉइंट देखने हैं। कुषाणों को भगाने, जो कुषाणों को लतियाया है, उत्तराखंड में बता रही हूँ, उत्तराखंड में कुषाणों को लतियाने का काम किसने किया था? भगाने का काम किया था योद्धेय वालों ने। इन्होंने भगा, मार मार करके भगा दिया, बोला उधर दिल्ली तक ही सीमित है, उत्तराखंड कैसे आ गए हो तुम लोग। और योद्धेय वंश तो यही का था, मतलब उत्तराखंड के ही थे। तो जो है इन्होंने भगा दिया उनको, योद्धेय वंश को। और जब भगा दिया तो अपने योद्धेय कुड़िंदों के ही समकालीन थे, मतलब समकालीन समझ रहे हो, कंटेम्प्रेरी। मतलब उधर दिल्ली में कौन शासन कर रहा है? कुषाण कर रहे हैं, और इसी तरह उत्तराखंड में कौन कर रहा है? योद्धेय वाले कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्य है, उसमें कोई और कर रहा होगा, यहाँ कोई और कर रहा होगा, यहाँ कोई और कर रहा होगा, यहाँ कोई और। तो ये लोग जो जिस राज्य के, वो अपनी उस राज्य की हिस्ट्री में ही पढ़ लेंगे, है ना। तो हम तो इन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो योद्धेय पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कौन था? योद्धेय था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, योद्धेय के उसमें भी ज्यादा पॉइंट है नहीं, एक दो पॉइंट ही है कि इनकी मुद्राएं जौनसार भाबर, इनकी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? जौनसार भाबर, है ना, भाबर, भाबर। एक तराई भाबर है, एक जौनसार भाबर है। तराई भाबर तो मैंने आपको बोल दिया, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के निचला वाला हिस्सा, ये सबसे नीचे है उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के मैप में देखोगे, और ठीक उसी से हटाए ऊपर नैनीताल। तो ये वाला भाग जो है वो तराई भाबर कहलाता है। जौनसार भाबर क्या हो गया आपका? जौनसार वाला एरिया। और कहाँ से मिली? देहरादून, देहरादून से। तो मतलब जौनसार भाबर कहाँ पड़ेगा अगर आपको देखना है तो देहरादून में ही आ जाता है ना, देहरादून में आ जाता है। और जो कहाँ से मिली है? कालो डांडा, कालो डांडा। आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, कालो डांडा किसका पुराना नाम था? तो अब तो बताना ही पड़ेगा मुझे, लेंस डाउन। कालो डांडा मतलब लेंस डाउन, लेंस डाउन का पुराना नाम था कालो डांडा। यहाँ से भी जो है इनकी मुद्रा मिली है। वर्तमान नाम क्या है? लेंस डाउन है। काला कालो डांडा इसका पुराना नाम था, है ना। लेंस डाउन करके एक कमिश्नर हुआ, उसके नाम पर ही इसका नाम लेंस डाउन पड़ा। आगे देखते हैं और क्या क्या इनसे प्राप्त हुई। सीलवर्मन, इस जो वंश है योद्धेय वंश का, इसका सबसे प्रतापी राजा था, उसका नाम क्या था? सीलवर्मन। शिला था ये, है ना, शिला नहीं था, बहुत तेज था, प्रतापी था, योग्य था, ठीक है। और जिसने इतना योग्य था कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराए। अश्वमेध यज्ञ बताया था ना, अश्वमेध यज्ञ कराए थे, है ना। तो शायद ये आया क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका PYQ, यहाँ आपको ध्यान रखना है किसका, कि किस वंश में, मतलब उत्तराखंड के किस वंश के राजा सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ कराया। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, योद्धेय वंश, या योद्धेय वंश का वह कौन सा राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया? तो ये भी हो सकता है, ये कौन था आपका? सीलवर्मन था, है ना। तो ये ऐसे चांसेस बनने के हो जाते हैं। और बाढ़ वाला, ये तो आपको पता ही है, बाढ़ वाला कहाँ पड़ेगा आपका? देहरादून में, है ना, देहरादून में। तो यहाँ से भी कुछ यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई है। यज्ञ वेदिकाएं मतलब जैसे वो जहाँ जहाँ वो करते हैं ना, हवन टाइप का करते हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ लकड़ी लगाई होगी और ऐसे ऐसे लकड़ी करके हवन करते हैं, जहाँ उसे यज्ञ वेदिकाएं कहा जाता है ना। और इस वंश की ईंटें प्राप्त भी हुई हैं, कहाँ पे? यहीं पे लिख लेती हूँ। तो इसकी ईंटें जो है वो प्राप्त हुई है कहाँ पे? बाढ़ वाला नहीं, 1900, हो ये क्या हो गया, 1952-53 की बात है, 1952-53 की बात है। और उत्खनन किया गया कहाँ पे? उत्खनन किया गया, कहाँ पर उत्खनन हुआ? बाढ़ वाला। इसी बाढ़ वाला का एक जगह पड़ता है जगत ग्राम, जहाँ से जो है इनकी जो है क्या मिली है? योद्धेय वंश की, इस वंश की कुछ ईंटें मिली हैं, तो ईंटें मिली हैं। अब क्या पता चला होगा? ईंटों पर योद्धेय वंश लिखा है, तो सोचिए उस टाइम के राजा कितने महान रहे होंगे, ईंटों पर भी अपना नाम लिखवा दिया है, खतरनाक रहे होंगे। तो ईंटें मिली हैं जिससे पता चला है कि, है ना। और इनकी जो मुद्राएं हैं, मतलब जो इनकी मुद्रा मिली है, हमने पढ़ा था, इनकी मुद्रा में कार्तिकेय अंकित है, कार्तिकेय लिखा हुआ है। शिव भगवान के बड़े पुत्र, मतलब शिव क्या होगा? कार्तिकेय होगा। द्विव त्रिमुद्रा लेख भी इनके मिले हैं। और जौनसार में, ये तो आप द्वि और त्रिमुद्रा लेख भी मिले हैं इनके, द्वि प्लस त्रिमुद्रा लेख। ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है, मुद्रा लेख मिले, लेकिन एग्जाम में ये
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मुद्रा लेख मिले किसके? योद्धेय के। और 1936 में जौनसार से भी इनके जो है वो मुद्रा मिली है। 1936 में जौनसार में भी इनकी कुछ मुद्राएं मिली हैं। जौनसार में भी उत्खनन किया गया और वहां से भी योद्धेय मुद्रा जो है वो प्राप्त हुई है। योद्धेय मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका योद्धेय वंश। इसके बाद जो है हमको आगे पढ़ना है। उत्तराखंड में भी बहुत सारे वंश हैं, है ना, छोटे छोटे बहुत वंश है। नाग वंश है, हर्षवर्धन वाला आएगा, फिर कार्तिकेय वंश वगैरह आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा लंबा और खींचेगा। होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको आ गई है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, इसमें अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि है तो बहुत ज्यादा, इतिहास इतना आसान नहीं होता जानना, लेकिन मैं उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस को या उन्हीं उन्हीं पॉइंट को हम उठाते हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और थोड़े पीवाईक्यू हैं, मतलब जो पहले से ही आए हुए हैं, थोड़े जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी एफर्ट लगता है इन सारे, मतलब पूरा उसको कलेक्ट करने में, है ना। तब जाकर के आपको कहते हैं ना मक्खन मक्खन देना, स्कैमिंग और स्किनिंग होता है। तो वही वाली बात है कि आपको मक्खन मक्खन दिया जा रहा है, आपको बस बैठ करके उसे खाना है ना। चलिए फिर आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है, हेल्पफुल आता है, आप जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा लगता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप उसे बता सकते हो कमेंट करके, मैं एड ऑन उसे कर लूंगी, है ना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।